दोस्तों, दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट जेआरएफ जो कि कंडक्ट कराता है कौन, यूजीसी, ठीक है। तो यूजीसी के जरिए जो नेट जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसके भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। भूगोल विषय के बारे में हमने जाना था हमारी पहली वीडियो में, जिसमें हमने इकाई 1 को डिस्कस किया था। उस वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि आखिर भूगोल विषय का एग्जाम या जो प्रश्न पत्र होता है उसमें कि कैसे किस तरीके से मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, किससे यहाँ पर नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया जाता है, इसके बारे में हमने पहली वीडियो में चर्चा की थी। और पहली वीडियो में ही हमने भूगोल विषय के पाठ्यक्रम की पहली यूनिट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि आखिर पहली यूनिट के विषय कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसके बाद हमने दूसरे विषय में दूसरी यूनिट पर चर्चा की थी, यानी जब हम दूसरी वीडियो से रिलेटेड लेकर आए थे तो हमने उसमें पाठ्यक्रम के तहत दूसरी यूनिट पर चर्चा की थी। यूनिट 2 संबंधित थी जलवायु विज्ञान से और हमने इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा की थी कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत दूसरी यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भूगोल विषय के पाठ्यक्रम या सिलेबस के अंतर्गत तीसरी यूनिट पर। तीसरी यूनिट किससे जुड़ी हुई है? तीसरी यूनिट संबंधित है समुद्र विज्ञान से। तो यूजीसी नेट के भूगोल विषय के अंतर्गत तीसरी यूनिट यानी इकाई 3 पर चर्चा करेंगे आज हम, जो कि जुड़ा हुआ है समुद्र विज्ञान से। यानी समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हमें भूगोल विषय में कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करना है और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, हम आज के वीडियो में यही चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले समुद्र विज्ञान के बारे में। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में एक तथ्य बहुत ही फेमस है, वही यह है कि पृथ्वी में लगभग 75% हिस्सा जल से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि 70 से 75% भाग जल से जुड़ा हुआ है, महासागरों से जुड़ा हुआ है, सागरों से जुड़ा हुआ है, झीलों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस 75% भाग के बारे में यदि हम बात करें तथ्यों के संदर्भ में तो लगभग 40% हिस्सा ही हम इसके बारे में जानते हैं। यानी महासागरों को लेकर अभी भी शोध लगातार जारी है। ऐसे में यदि हम बात करते हैं समुद्र विज्ञान के बारे में, जो कि भूगोल विषय से ही जुड़ा हुआ है और आपको आगे जाकर इस पर शोध भी करना है, तो आपको समुद्र विज्ञान के बारे में जो आपने अपनी यूजी अंडर ग्रेजुएशन में और जो अपने पीजी में पढ़ा है उनके बारे में डिटेल से आपको पता होना चाहिए। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे इकाई 3 समुद्र विज्ञान के अंतर्गत कुछ खास तथ्यों पर, कुछ खास टॉपिक्स पर जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। सबसे पहले बात करें कि समुद्र विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ओशियनोग्राफी। ध्यान रखिएगा, यूनिट 3 में ओशियनोग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। बात करें समुद्र विज्ञान के बारे में तो समुद्र विज्ञान को कई और जगह पर आपको सामुद्रिकी लिखा हुआ मिल सकता है या आपको कहीं समुद्र शास्त्र लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये सभी क्या है? ओशियनोग्राफी ही है। ओशियन का मतलब आप सभी जानते हैं, ओशियन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, महासागरों के बारे में। और बात करें ग्राफी के बारे में तो यह अध्ययन से संबंधित है, यानी महासागरों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, या इनके क्रमबद्ध अध्ययन को ही कहा जाता है समुद्र विज्ञान या ओशियनोग्राफी। आइए देखते हैं कि ओशियनोग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन्हें हमें डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है महासागरीय उच्चावच। महासागरीय उच्चावच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, रिलीफ ऑफ ओशंस। अब महासागरीय उच्चावच क्या है? तो देखिए, हमने हमारी पहली यूनिट में चर्चा की थी लैंडफॉर्म्स के बारे में। भू आकृति विज्ञान में हमने चर्चा किया था कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वहां पर भी हमने उच्चावचों के बारे में चर्चा की थी। ठीक वैसे ही उच्चावच बनते हैं कहां पर? महासागरों में भी, लेकिन इनके नाम अलग होते हैं, इनकी जो शब्दावलियां हैं वे अलग हैं। बात करें महासागरीय उच्चावचों के संदर्भ में कि महासागरीय उच्चावच क्या होते हैं, तो दरअसल जो हम महाद्वीपीय मग्न तट की बात करते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, हम बात करते हैं महासागर के अंदर ही मैदानों के बारे में।
ये सभी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं महासागर से जुड़े हुए उच्चावच। ठीक है, रिलीफ ऑफ क्या पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कि ओशंस, महासागरों के उच्चावच। और इसी के अंतर्गत ही हम ये उच्चावच कैसे बनते हैं, वे अंतर्जात बल कौन से हैं जिनकी वजह से महासागर में उच्चावच बनते हैं, वे बहिर्जनित बल या बहिर्जात बल कौन से हैं जिनकी वजह से महासागर में उच्चावच बनते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा दूसरा टॉपिक ध्यान रखिएगा, इसमें है संरचना। अब इन उच्चावचों की संरचना के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो महासागरीय उच्चावच हैं या महासागर से जुड़े हुए जो भी शब्दावलियां हैं, इनसे पहले या इनकी संरचना कैसी हुई है। लेकिन यहां पर संरचना के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, यानी महासागर से संबंधित घटकों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किन किन घटकों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है, इनके कंपोजिशन में कौन सी चीजें सामने आई हैं। कंपोजिशन में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से ध्यान रखिएगा, तापमान है, घनत्व है और लवणता है। यानी महासागर में तापमान का, घनत्व का और लवणता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तापमान की बात करें तो तापमान की वितरण को लेकर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। इसके अलावा घनत्व और लवणता को लेकर भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि आखिर तापमान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक क्या है, महासागर में या महासागरों की जो स्थितियां हैं उन्हें तापमान कैसे प्रभावित करता है। तापमान में भी यह भी जानेंगे कि तापमान भी कितने प्रकार से महासागरों को प्रभावित कर सकता है। यानी तापमान के वितरण के बारे में देखेंगे कि तापमान का वितरण महासागरों को किस तरीके से प्रभावित करता है। या यदि हम पृथ्वी की बात करें तो देखिए, ये पृथ्वी में है विषुवत रेखा, ठीक। तो ऊपर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, दोनों ओर, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है, यह भी हम देखेंगे। तापमानों के क्षैतिज वितरण को देखेंगे और तापमानों के ऊर्ध्वाधर वितरण को भी देखेंगे। यानी पृथ्वी में ऊर्ध्वाधर लेवल पर महासागरों में किस तरीके से तापमान का प्रभाव पड़ता है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। घनत्व यानी यदि हम बात करें घनत्व की, तो एक इकाई आयतन की यदि हम बात करें तो इसमें प्राप्त द्रव्यमान, इसे हम घनत्व के तौर पर जानते हैं। घनत्व यानी कितनी डेंसिटी है। तो यदि तापमान को बढ़ाया जाएगा तो घनत्व पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम दबाव के बारे में देखेंगे कि महासागर में दबाव किस तरीके से कार्य करता है। हम चर्चा करेंगे लवणता के बारे में कि आखिर लवणता महासागरों को किस तरीके से प्रभावित करती है। साथ में लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक। ऐसे ही तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। इन सभी से संबंधित कारकों पर चर्चा करेंगे जो तापमान, घनत्व और लवणता को प्रभावित करते हैं और इनकी वजह से महासागरों में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। हम चर्चा करेंगे डिटेल से संचरण के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये संचरण किससे संबंधित है, ये संचरण संबंधित है महासागरों से। यानी हम डिटेल से चर्चा करेंगे महासागरीय संचरण के बारे में कि आखिर महासागरीय संचरण क्या है। महासागरीय संचरण जुड़ा हुआ है इन जलधाराओं के संचरण से। किन जलधाराओं के? महासागरीय जलधाराओं के संचरण से। तो हमें डिटेल से चर्चा करना है संचरण को लेकर। संचरण कैसे होता है महासागरों में, यह संचरण कैसे होता है, फिर जलधाराओं के बारे में जानेंगे, इन्हें प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये संचरण चूंकि हमने चर्चा भी की किसके जरिए होता है, महासागरीय जलधाराओं के जरिए होता है। तो ये जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं, कहीं पर स्थायी जलधाराएं हैं, कहीं पर अस्थायी जलधाराएं हैं। ये कितने प्रकार की देखी जाती हैं। गर्म जलधाराएं हैं, कहीं पर परत वाली जलधाराएं हैं, कुछ गहरी जलधाराएं हैं और साथ में सबसे महत्वपूर्ण गर्म और ठंडी जलधाराएं, जिन्हें क्षेत्र वाइज भी डिवाइड किया गया है।
यदि गर्म जल धाराओं की बात करें तो पृथ्वी में, यदि इस विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा से किस दिशा में, किस दिशा की ओर कहाँ पर गर्म जल धाराएं पाई जाती हैं और कहाँ पर ठंडी जल धाराएं पाई जाती हैं, या इनका वितरण है, इसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। इनके प्रादेशिक वितरण को भी देखेंगे। ठीक ऐसे ही हम तापमान, लवणता के भी प्रादेशिक वितरण को देखेंगे। यह भी देखेंगे कि गर्म और ठंडी जलधाराओं के माध्यम से कैसे महासागरीय संचरण को प्रभावित किया जा सकता है, या अन्य महासागरीय धाराओं के माध्यम से कैसे इसे महासागरीय संचरण को प्रभावित किया जा सकता है, या यह संभव है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे लहरों को, कि आखिर लहरें क्या हैं, ये कैसे बनती हैं, लहरों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। इन लहरों के बारे में भी ये देखेंगे कि समुद्र के अंदर से ही कौन सी चीजें इन लहरों को प्रभावित करती हैं, बाहर कौन से कारक हैं जो लहरों को प्रभावित करते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के माध्यम से ये संचरण कैसे होता है, इनके बारे में भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे ज्वार भाटा के बारे में। हम सभी जानते हैं ज्वार भाटा किससे जुड़ा हुआ है। ज्वार भाटा जुड़ा हुआ है सूर्य और चंद्रमा के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से जो लहरों में या समुद्र के जल में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, उसी उतार चढ़ाव को हम कहते हैं ज्वार और भाटा। तो आखिर यह कैसे संभव है, सूर्य और चंद्रमा का जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वह कैसे प्रभावित करता है समुद्र के जलों को, इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण जानेंगे, इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। हम इसके अलावा चर्चा करेंगे समुद्र स्तरीय परिवर्तन को, यानी समुद्र का जो लेवल है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने चर्चा भी की वैश्विक जो जलवायु है उसमें भी लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या देखने को मिल रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा जो वर्ल्ड लेवल पर कूलिंग या कहें वैश्विक लेवल पर शीतलन चल रही है, शीतलन की बात है, आखिर यह कैसे इसे प्रभावित करेगा, जलधाराओं के या समुद्र जल के स्तर को यह कैसे प्रभावित करेगा, इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यह या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे मिलकर समुद्र स्तर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि वर्ष 1880 के बाद यदि देखा जाए तो वर्ष 1880 के बाद लगातार समुद्र के लेवल में, समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 2.5 दशक में, जो बीते 2.5 दशक हैं, उसमें यह वृद्धि 1/3 देखने को मिली है। तो इसके क्या कारण हैं जिसकी वजह से समुद्र के स्तर में लगातार परिवर्तन हो रहा है और ये कैसे संकट को पैदा कर रहे हैं, कैसे संकट, सुनामी जैसे संकट, चक्रवात जैसे संकट। तो हम यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर सुनामी क्या है, सुनामी कैसे उत्पन्न होती है। तो जो भूकंप और ज्वालामुखी वाली घटनाएं घटित होती हैं उनकी वजह से तरंगें उत्पन्न होती हैं और उन तरंगों के माध्यम से ही जो महासागरीय जल है उसमें किसी भी प्रकार की या कहें एक प्रकार की हलचल होती है, उसके बाद सुनामी का जन्म होता है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर सुनामी क्या है, इसका जन्म, इससे प्रभावित करने वाले कारक, इसके प्रभाव को भी देखेंगे। इसके अलावा जानेंगे चक्रवात के बारे में कि आखिर साइक्लोन क्या होते हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में भी साइक्लोन के बारे में चर्चा की थी कि एक दाव वाला क्षेत्र होता है, जिसमें हम बात करें यदि वायुदाब की तो चक्रवात के केंद्र में वायुदाब यानी लो प्रेशर बनता है, और बात करें उसके आसपास केंद्र से जैसे ही दूरी बढ़ती जाती है तो इसके आसपास हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इस वजह से चक्रवात का निर्माण होता है। फिर हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात जैसी दशाओं के बारे में हमने पिछले यूनिट में चर्चा की है। इस यूनिट में हम डिटेल से चक्रवात पर चर्चा करेंगे और मुख्यतः बिंदु जो होगा हमारे फोकस वाला वह यह होगा कि संकट कैसे है, यानी सुनामी और चक्रवात संकट के कारण क्यों है, तब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यह रही हमारी यूनिट 3। हम चर्चा करेंगे हमारे अगले एपिसोड में यूनिट 4 के बारे में या चौथी इकाई के बारे में, जो कि भूगोल विषय से संबंधित होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।